तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो आज बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के बारे में। देखो सुनो, सबसे पहले डी ब्रोगली के बारे में जानो कि डी ब्रोगली साइंटिस्ट कौन थे, उन्होंने क्या बातें बताई, इन चीज के बारे में जानते हैं। देखो आपको ये बात तो पता है कि लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट दो तरह के नेचर शो करती है, एक तो शो करती है वेव नेचर यानी ईएम वेव, और दूसरा शो करती है पार्टिकल नेचर, जिसमें फोटोन्स वगैरह स्ट्राइक कर रहे थे, याद है? तो फोटोन वगैरह जो स्ट्राइक कर रहे हैं वो पार्टिकल नेचर है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये कैसे नेचर है? पार्टिकल नेचर है ना। तो हुआ क्या, साइंटिस्ट लड़ रहे थे आपस में। कोई साइंटिस्ट कहता लाइट का वेव नेचर है, कोई साइंटिस्ट कहता लाइट का पार्टिकल नेचर है। इस तरह से साइंटिस्ट आपस में लड़ रहे थे। फिर एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करती है, यानी लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करती है और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। तो तब डी ब्रोगली आए और बोले कि अरे सुनो दुनिया वालों, इस दुनिया में सिर्फ दो ही चीज एग्जिस्ट करती हैं, एक तो लाइट यानी एनर्जी, दूसरा मैटर। दूसरा कौन है? मैटर ही तो है। क्या आपको लाइट और मैटर के अलावा कोई थर्ड चीज दिख रही है? एंटी मैटर मत बोल देना भाई, है ना, एंटी मैटर नहीं, ठीक है। तो लाइट और मैटर के अलावा कोई चीज नहीं दिख रही। तो उन्होंने बोला कि यार देखो, भगवान ने हर चीज को बैलेंस करके बनाया है। अगर लाइट का डुअल नेचर है तो मैटर के भी क्या होंगे? डुअल नेचर होंगे। यानी मैटर भी जो है वो लाइट, वो सॉरी मैटर भी जो है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है ना। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि मैटर का डुअल नेचर होता है। समझ आया? तो डी ब्रोगली ने क्या बोला? मैटर ऑल्सो हैव डुअल नेचर। मैटर का नेचर भी कैसा होता है? डुअल नेचर होता है। दैट इज पार्टिकल नेचर as well as वेव नेचर। तो मैटर का भी क्या होता है? डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब जब भी मैटर मूव करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉन एक मैटर है? मैटर क्या होता है? जिसका खुद का कोई मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे। क्या इलेक्ट्रॉन का मास होता है? होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है? मैटर है। पता चल रहा है? तो जब भी कोई भी मैटर मूव करता है तो क्या होता है, उसके पीछे एक वेव एसोसिएट होती रहती है। यानी तुम लोगों ने मूवी देखी है हॉलीवुड की, फ्लैश देखी? फ्लैश मूवी, फ्लैश एक मूवी है, मूवी क्या वेब सीरीज भी है। उसमें एक लड़का होता है जो बहुत तेज भागता है। जब वो बहुत तेज भागता है ना, तो आपने देखा होगा मूवी में दिखाते हैं वो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी एकदम, है ना, ठीक है, देखी होगी यार। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे बताने की कोशिश की है कि जब भी आप भाग रहे हो या मूव कर रहे हो, तो जब भी आप भागोगे या मूव करोगे तो होगा क्या? होगा ये कि आपके पीछे एक वेव एसोसिएट होगी, है ना। तो इसका मतलब वेव नेचर कब शो होगा? अगर देखना यहां पे तो नहीं आ रही लाइट, वेव नेचर कब शो होगा? जब मैटर क्या कर रहा हो? मूव कर रहा हो। मैटर मूव कर रहा हो, है ना। देखो यहां पे आ रही है लाइट, नहीं। और पार्टिकल नेचर कब शो करेगा? पार्टिकल नेचर जब कब शो करेगा? जब मैटर जो है स्ट्राइक करेगा ऑन द सरफेस। जब मैटर सरफेस से टकराएगा ना, तो वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। यार टकराया तो पार्टिकल नेचर, लेकिन टकराने से पहले जब चल रहा था तो कौन सा नेचर था? वेव नेचर था। और दोनों नेचर एक साथ शो नहीं होते। सबको पता है ना, लाइट भी अपना डुअल नेचर एक साथ शो नहीं करती है। पता है बात? अरे बोलो। तो मैटर भी डुअल नेचर एक साथ शो नहीं करेगा। बोलो क्लियर है? आसान है, कर पाएंगे? चलो अब देखो, इसी पे डी ब्रोगली ने क्या बोला, एक चीज आपको मैं समझाता हूं। देखो जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था ना, ये वैलिड था। ये भी किसके लिए वैलिड था? वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए।
जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। तो बोहर के 3 ड्रॉबैक पढ़े थे हमने। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। दूसरा ड्रॉबैक क्या था? स्पेक्ट्रम नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे। तीसरा ड्रॉबैक क्या था? एंगुलर मोमेंटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि क्यों एंगुलर मोमेंटम जो है वो मल्टीपल इंटीग्रल होगा h अपॉन 2 पाई के। चौथा क्या है? रेडियस और वेलोसिटी एक साथ बता दी, जो पॉसिबल नहीं है, यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और पांचवा ड्रॉबैक है डी ब्रॉगली, है ना। लेकिन डी ब्रॉगली भी उसकी जो एक ड्रॉबैक था ना, थर्ड वाला ड्रॉबैक कौन सा? वेलोसिटी को एंगुलर मोमेंटम वाला। एंगुलर मोमेंटम जो है वो डी ब्रॉगली भी प्रूफ करेंगे, उसको वो हेल्प करने आएंगे ना बोहर की। तो बोहर को कौन प्रूफ करेंगे आगे? डी ब्रॉगली बोहर की बात को प्रूफ करेंगे, एंगुलर मोमेंटम को। बोलो क्लियर है? चलो, अब डी ब्रॉगली ने और क्या बोला? जितना पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उतनी वेव कम बनेगी, यानी उतनी वेव छोटी बनेगी। जितना मास ज्यादा वेवलेंथ उतनी छोटी। क्यों? अगर मास ज्यादा है तो क्या स्पीड ज्यादा हो पाएगी? स्पीड ज्यादा नहीं होगी तो वेवलेंथ क्या बनती है? छोटी बनती है। इसीलिए पता पड़ा कि आपके सामने एक ट्रक आ रहा है और आप खड़े हो कह रहे ट्रक चल रहा है, इसके पीछे वेव देखूंगा, तो इतनी छोटी वेव होगी वो तुम्हें दिखेगी। तो जितना छोटा पार्टिकल उतनी बड़ी वेव, और जितनी बड़ी वेव उतना आसानी से दिख जाएगी। समझ पा रहे हो? अरे बोलो। हाँ, अब वेव भी ऐसा नहीं है आंखों से देख ले। अब वेव को मेजर किया जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया जाता है। जैसे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोमीटर है, उससे पता पड़ेगा वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशन का मतलब ही वेव है। कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है मतलब वहां वेव जनरेट हो रही है ना। चीज कैसे वाइब्रेट कर रही है? मेरा हाथ है, ये मानो ये मोबाइल है, कैसे वाइब्रेट कर रहा है? ऐसे वाइब्रेट हो रहा है ना, तो हिल रहा है। तो जब ऐसे हिल रहा है तो वेव भी ऐसे से वेव बन रही है ना, ऐसे चल रहा है। समझ आया? तो जब भी वाइब्रेशन होगा तो वेव होगी। तो जितना छोटा पार्टिकल उतनी वेवलेंथ ज्यादा या बड़ी, इतना बड़ा पार्टिकल उतनी वेवलेंथ छोटी। पता मैं ट्रक के सामने खड़े हो, आ जा वेव देखूंगा, और ट्रक वाले ने भगवान दिखा दिए, तब क्या करोगे? है ना? ठीक है। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या बोला? बोला कि देखो भैया, जो वेवलेंथ होती है ना हमारी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम के। जितना ज्यादा मोमेंटम उतनी वेवलेंथ छोटी, कि मोमेंटम में मास भी तो आ रहा है और वेलोसिटी भी तो आ रही है ना। तो जितना मोमेंटम ज्यादा उतनी वेव छोटी, जितना मोमेंटम कम उतनी वेव बड़ी। बड़ी है ना, इनवर्सली क्या है ना। और जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो कांस्टेंट आया, प्लैंक्स कांस्टेंट। अब ये वेवलेंथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसलिए लैम्डा डी लिखूंगा, और एच अपॉन पी। बोलो दिख रहा है? व्हाट इज पी? पी इज मोमेंटम। व्हाट इज पी? पी इज मोमेंटम। अच्छा, क्या आपको पता है कि आप मोमेंटम को लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी? तो इसका मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया? एच अपॉन एम वी। बोलो हाँ या ना? दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अभी यहां पे हम और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पढ़ेंगे, चार्ज में पढ़ेंगे, चार्ज के मूविंग में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में पढ़ेंगे, और भी फॉर्मूले पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे एक पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी है और दूसरे की निकालनी है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लैम्डा डी ब्रॉगली फर्स्ट अपॉन लैम्डा डी ब्रॉगली 2 इक्वल्स टू m2 v2 अपॉन m1 v1। बोलो लिख सकते हैं? इस तरह से बना सकते हो? अरे बोलो भाई। चलो शाबाश। तो ये था फर्स्ट। अब जरा इसको आप लोग एक बार नोट कर लो, देन फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, एक बार आप नोट करो, देन फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। उसके बाद फिर सेकंड फॉर्मूला उसके बाद पढ़ते हैं, है ना। करो जरा बच्चों नोट। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल। हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, आप लोग कर लोगे। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ of
a particle of mass 1 gram and velocity 100 मीटर पर सेकेंड 100 मीटर पर सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है, सुनो, इसको कर लोगे तुम, मुझे पता है। बात क्या याद रखनी है, मास को हमेशा केजी में रखना है और वेलोसिटी को हमेशा मीटर पर सेकंड में रखना है। ठीक है, अब करो बच्चों जरा। चलो देखो मैं बताता हूं, सबका हो ही गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। देखो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके इक्वल है, एच अपॉन एम वी के। एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। मास को हम किस में रखते हैं, केजी में। अब एक केजी में, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000 केजी। कितना होगा, 1/1000 केजी। तो आप तो यहां पर 1/1000 लिख दो केजी, इंटू वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में और 100 मीटर पर सेकंड दी है। तो देखो 2 जीरो कट गए, ये 0 ऊपर चला गया और डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो गई, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 33 मीटर इज द आंसर। पता चला, आसान था। एक और दूं, चलो एक और देता हूं। मेरा क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विच हैज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, the momentum of particle which has a de Broglie wavelength, which has a de Broglie wavelength equal to 0.1 नैनोमीटर इज क्वेश्चन मार्क। देखो ये आपका क्वेश्चन है, करो जरा, बताओ आंसर। यानी देखो आपने क्या किया, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मोमेंटम। क्या निकालना है, मोमेंटम। और डी ब्रोगली वेवलेंथ दी हुई है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है ना। एक बार करो, लगाओ जरा दोबारा से, मारो ट्राई, या मैं ही कर देता हूं। देखो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू एच इज 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन, आपको पी यानी मोमेंटम निकालना है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 0.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर माइनस 9 इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन पी। तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन 0.1 है। देखो पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, 10 ऊपर गया तो कितना आ गया, माइनस 10। तो मोमेंटम कितना आ गया, 6.626 इंटू माइनस 10 ऊपर गया तो प्लस 10 यानी माइनस 24 इज द आंसर। बोलो पता चला, कोई टफ है क्या, नहीं है, कर पाओगे। एक क्वेश्चन और दूं, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं, है ना। मेरा क्वेश्चन है बच्चों, इसको मिटा देता हूं। मेरा क्वेश्चन है द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ, मेरा क्वेश्चन है बच्चों द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ a ball of 200 gram, a ball of 200 gram and moving, ये तो बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है, with a speed of 200 नहीं, 5 मीटर पर आवर इज क्वेश्चन मार्क। करो जरा, लगाओ दिमाग। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं, तभी पता चलेगा आंसर कितना आ रहा है ना। देखो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34
मास ग्राम में दिया है तो किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। दैट मीन्स आप क्या इसको 0.2 केजी लिख सकते हो 200 ग्राम को। स्पीड मीटर पर आवर में दी हुई है, हमें तो स्पीड किसमें चाहिए होती है, मीटर पर सेकंड में। तो 5 मीटर आर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 इंटू 60 यानी 5/3600। बोलो यहाँ तक क्लियर है। चलो चीजों को रेसिप्रोकेट करो। लैम्डा डी इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 36 इंटू 100। ये पॉइंट हटा तो एक जीरो और ऊपर चली जाएगी यानी इंटू 1000 आ गया अपॉन 2 इंटू 5, 2 5 10, तो 2 5 10 तो 6.626 इंटू, देखो 1000 से तो ये वैल्यू कट गई, कितना बचा -31 इंटू 36 अपॉन 10। 10 ऊपर चला गया तो कितना हो गया बच्चों, 32 हो गया। 10 ऊपर चला गया तो माइनस का हो जाएगा ना ऊपर जाकर के, है ना। हाँ तो माइनस का हो गया तो कितना हो गया -32। चलो देखते हैं, देखो 6 डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू 6.626 इंटू 36 इंटू 10 की पावर -32। अब 6.626 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12, 13 14 15 कैरी 1, 6 36, 7 का 7 कैरी 3, 36 37 38 और 39, 3 6 18, 3 2 6 और 7, 3 6 18, 3 6 18 और 1 19 यानी 6 8 5 13, 7 7 14 और 1 15, 9 10 और 18 का 8 कैरी 1, 10 और 13 का 3 कैरी 1 और 2 3 कितने के बाद पॉइंट 3 के बाद, तो ये कितना आया 238.536 इंटू 10 के और -32, या इसको आप लिख सकते हो 2.38 इंटू 10 की पावर -30 मीटर इज द आंसर। बोलो है आसान, बस इतना ही तो करना था, टफ है क्या। बोलो किस किस का यही आंसर आया, 1 2 3 4, वेरी गुड। तो पावर्स को बहुत ध्यान रखना है। यूनिट्स देखो सुनो, डी ब्रोगली जो है वो आपको कहां पे फंसाएगा, यूनिट में फंसाएगा। उसको पता है मैं ग्राम में दूंगा बच्चे केजी में रखना भूल जाएंगे, उसको पता है मीटर पर आर में दे दूंगा बच्चे सेकंड में रखना भूल जाएंगे, उसको पता है किलोमीटर पर आर में दूंगा तो बच्चे मीटर पर सेकंड में भूल जाएंगे। जरा मुझे बताना, अगर आपको वेलोसिटी किलोमीटर पर आर में दी है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पता है ना। तो ऐसी चीजें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। चलो एक बार नोट करो ताकि फिर हम आगे बढ़े और सेकंड फॉर्मूला पढ़े डी ब्रोगली का, है ना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और अब सेकंड फॉर्मूला पढ़ते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का, है ना। सेकंड फॉर्मूला क्या है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम सेकंड बात कर रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ in terms of काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, हाँ ठीक है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो किसके टर्म में पढ़ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, है ना। अब देखो सुनो, आप सबको पता है क्या कर रहा है, एक मिनट, ये ऐसे नहीं मानेगा। चलो चला गया बेचारा इस दुनिया से, है ना, अब नया जन्म मिल जाएगा उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करें किसकी टर्म में, काइनेटिक एनर्जी। क्या आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो क्या होता है, हाफ mv²। क्या मैं दोनों तरफ मतलब इस तरफ मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दूं, अगर किसी भी चीज को मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर रहे हो तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसे हो गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m² v² इंटू 1/m। अच्छा देखो mv क्या था, मोमेंटम था, तो m² v² क्या हो जाएगा, मोमेंटम का स्क्वायर, m² v² इज मोमेंटम का स्क्वायर। देखो लाइट पे तो नहीं आ रहा, यहां पे लिखूं, हाँ वेरी गुड। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गया, हाफ
इंटू मोमेंटम का स्क्वायर इंटू 1/m। अगर मैं मोमेंटम को लिखूं तो मोमेंटम क्या होगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m या इंटू m, और मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया, √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या थी, h अपॉन p। तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या हो गई, h अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझ आया, समझ आया। दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो क्या वहां पे आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की एक टर्म पढ़ी थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम की चीज पढ़ी थी ना। और यानी मैं यहां पे लिख रहा हूं डी ब्रोगली wavelength in terms of potential। और वहां पे आपने क्या पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती थी, चार्ज इनटू पोटेंशियल। यही पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, Q इंटू वी नॉट। तो हम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम तो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। क्या उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैं याद लिख सकता हूं, यानी क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल्स टू h अपॉन √2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। व्हाट इज कैपिटल V, कैपिटल V इज पोटेंशियल, Q is charge, M is mass, 2 is 2, और H is Planck's constant, H is Planck's constant जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। क्या आपको पता है एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, बोलो पता है। तो क्या आपको अर्ग में अगर जूल की वैल्यू लिखनी पड़े तो क्या आप लिख सकते हो, अर्ग में कन्वर्ट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी प्लैंक कांस्टेंट की, 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे बोलो 27 अर्ग सेकेंड। बोलो यही आएगी, समझ पा रहे हो। तो आपके पास दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3 ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब एक बार इसको नोट करो, फिर एक मजेदार क्वेश्चन कराता हूं, है ना, करो जरा नोट। चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं इजी सा, है ना, उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर लोगे। देखो मेरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मेरा क्वेश्चन है टू पार्टिकल्स ए एंड बी। मेरा क्वेश्चन है दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, है ना, आर मूविंग विथ their kinetic energies in ratio 1:4 respectively, इज्जत के साथ respectively। if the mass of B is 1/8 of mass of A, 1/8 टाइम्स लिख देते हैं, टाइम्स the mass of A, full stop। calculate the ratio of their kinetic energies, de Broglie wavelength। ठीक है, करो बच्चों जरा। देखो एक बार मैं बताता हूं, काफी बच्चों का आ गया है,
फिर भी देखो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एच अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टर्म में तो यही है। अब एक बात बताओ, अगर आपको एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ दी हुई है अपॉन दूसरी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो वो क्या होगा? एच अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एच अपॉन √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियस है, ये 1 है तो ये मास 1 काइनेटिक एनर्जी 1, ये मास 2 काइनेटिक एनर्जी 2। एच एस तो प्लैंक कांस्टेंट है। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो, रेसिप्रोकेट करोगे तो ऊपर क्या आएगा? √2 इंटू मास ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, यही आएगा ना। और यहाँ पे इंटू एच ये वाला है अपॉन नीचे वाला √2 इंटू मास ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ऑफ 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इंटू एच। देखो एच ने तो एच को काट डाला, अब यहीं पे काट सकते थे। अब देखो लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ 1 यानी ए अपॉन लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ बी, कि हम ए और बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। देखो ऊपर रूट नीचे रूट, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे? नहीं होंगे, एक होल रूट लग जाएगा और क्या आ जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ 1 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1। 2 से 2 कट गया, पता चल रहा है? अब ये ए और बी है तो ये बी है, ये भी बी है और ये दोनों ए है, दिख रहा है? रूट लगाओ। अब देखो सुनो, आपको क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/4। और क्या बोला है? जो मास ऑफ बी है वो क्या है? 1/8 है, किसके? मास ऑफ ए के। तो मास ऑफ बी को क्या लिख दो? मास ऑफ ए अपॉन 8 इंटू काइनेटिक एनर्जी। देखो बी अपॉन ए अपॉन बी कितनी है? 1/4, तो बी अपॉन ए कितनी होगी? 4/1, यही होगी। अपॉन मास ऑफ ए इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, तो लिख ही दिया हमने 1, ये रहा रेशियो लिख ही दिया। अब इसको सॉल्व करो, एम ए से एम ए कट गया, तो 4 1 4, 4 2 8, तो कितना आया? √1/2। अब 1 का रूट तो 1 ही होता है, यानी कितना आंसर आया? 1/√2 इज द आंसर। देखो कितना आसान था, बस आपको ये बनाना आना चाहिए था। अब आज के बाद ये फॉर्मूला याद रखना, अगर ये याद है तो जो वैल्यू दी है उनको प्लेस करो और सीधा आंसर निकाल लो। बोलो है आसान? एक क्वेश्चन और दूं? देखो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। मैंने बोला कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, यहां लिखता हूं कैलकुलेट द वेवलेंथ, इसको मिटा करके यहां लिखता हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ when an electron is accelerated through a potential difference of through a potential difference of through a potential difference of 40 kilovolt of 40 kilovolt. Full stop. Also calculate the potential applied. Also calculate the potential applied. Also calculate the potential applied if a proton to have same wavelength. ठीक है, तो देखो ये मैं आपको बताता हूं, देखो जरा ध्यान से बच्चों, इधर देखो और समझो, है ना। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है
जब आपको इलेक्ट्रॉन दिया है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 40 किलो वोल्ट। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला किस, देखो पोटेंशियल दिया है ना, तो पोटेंशियल की टर्म में क्या होता है, h अपॉन √2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल। h की वैल्यू कितनी 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू पोटेंशियल इज 40 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। यानी अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालोगे तो वो कितना होगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन रूट, देखो 42 सा 80 इंटू 9.1 इंटू 1.6, 10 की पावर -31 और -19 कितना होगा, -40 50 50, और 50 में से 3 प्लस का है तो कितना हुआ 10 की पावर -47। अब अगर इसको कैलकुलेट करें डी ब्रोगली वेवलेंथ को 6.626 इंटू 10 की पावर -34, अगर मैं 80 की जगह 8 लिख दूं और 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा √46, वेरी गुड -46, तो 8 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -46 का रूट, -46 का रूट कितना होगा 23, -23 पता है ना, -10 की पावर -46 का रूट कितना होगा -23, तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 था इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 9.1 इंटू 1.6 इंटू 8 कर लो, 9.1 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 6 9 6 54, 1 1 1 1 9 9, तो 6 4 और 1 5 और 9 5 14, कितने के बाद 0.2 के बाद। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो 14.56 की मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 6 48 कैरी 4, 8 5 44 का 4 कैरी 4, 8 4 32 36 कैरी 3, 8 1 8 9 10 11, तो 2 के बाद पॉइंट, तो रूट 116.48, 116.48 का रूट निकालना कितना होगा, कैलकुलेटर यूज कर लो भाई, 6.626 इंटू 23 में 34 गए तो कितना बचा बेटा -11 है ना, अपॉन 116.48 का रूट कितना आया 10.79। अब डिवाइड करना जरा 6.626 को 10.79 से, 6.626 को 10.779 है ना, हाँ 79 से 0.614 इंटू 10 की पावर -11, या इसको ऐसे लिख सकता हूं डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू 6.14 इंटू 10 की पावर -12 मीटर आ गई डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या इलेक्ट्रॉन के लिए आ गई। अब आपको क्या करना है, प्रोटॉन के लिए पोटेंशियल निकालना है। आगे क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल अप्लाइड इफ द प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन की वेवलेंथ क्या है सेम है, यानी दोनों की वेवलेंथ क्या हो रही है सेम हो रही है। अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो इसको मिटा दूं, ये तो आपने नोट कर लिया है ना। देखो अगर दोनों की वेवलेंथ बच्चों सेम है तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन क्या होता है h अपॉन mv, लेकिन आपको क्या निकालना है पोटेंशियल निकालना है ना, तो फिर क्या होगा √2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल इक्वल्स टू h अपॉन, ये सब प्रोटॉन का है, h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेवलेंथ तो दी हुई है, इतना लिखने की क्या जरूरत है 6.14 इंटू 10 की पावर -12 है ना। अब
क्या यहां से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं? कैसे? कैसे? देखो इस वाली वैल्यू को वहां ले आओ, यानी क्या है h अपॉन 6.14 इंटू 10⁻12 इक्वल्स टू √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। जब रूट हटा तो यहां क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। यानी आप क्या कर सकते हो, इसको मिटा दो ना, हाँ आप क्या कर सकते हो, आप h स्क्वायर अपॉन 6.14 इंटू 10⁻12 का स्क्वायर कर दो इक्वल्स टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। अब आपको क्या निकालना है, क्या निकालना क्या था, पोटेंशियल निकालना था। मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पता है, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? लेकिन ऐसे पड़ेगा लंबा, सुनो ऐसे पड़ेगा हमें बहुत लंबा, इतनी लंबी कैलकुलेशन यार, प्लैंक कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है, तो कुछ मत करो, एक इजी तरीका बताता हूं। देखो इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों वेवलेंथ इक्वल है, यानी ऐसे लिख सकता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन, तो वो क्या होता है h अपॉन √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। s से h कटा, रूट से रूट कटा, 2 से 2 कटा, बोलो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, सेम, ये कट गया, तो 1 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पता चल रहा है, यानी अगर ये अपॉन में इक्वल है तो ये एक दूसरे के वैसे भी इक्वल होंगे ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसकी वैल्यू प्लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे? तो चलो कर लेना भाई, और आसान कर दूं, और आसान कर दूं, चलो और आसान कर देता हूं। देखो इसके आगे आसान कर देता हूं, क्या मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाई है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलो पढ़ाइए। तो क्या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन को 1840 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो? सॉरी, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट गया, अब क्या बचा, पोटेंशियल कितना है 40,000, कि 40 किलो वोल्ट था ना, अपॉन 1840, जरा करना डिवाइड 40,000 को 1840 से, 21.73 वोल्ट इज द आंसर। लो तो या तो इतना लंबा कर लो या इक्वेट करके सीधे यहां से कर लो। अब ये जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिलेशंस मैंने आपको लिखवाई थी, तो आप लोगों को ये रिलेशंस आनी चाहिए। ठीक है, करो बेटा जरा नोट। चलो तो आगे बढ़ रहे, देखो वो समय आ गया है जब डी ब्रोगली जो है वो बोहर्स का थर्ड ड्रॉबैक था उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो वो समय आ गया, तो हेडिंग डालते हैं एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ विथ बोहर्स मॉडल, है ना। तो हेडिंग है एसोसिएशन ऑफ डी ब्रोगली, एसोसिएशन ऑफ de Broglie wavelength with Bohr's मॉडल। ठीक है, देखो समझो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका समझना। देखो डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास क्या बनाऊं, अगर आपके पास एक एटम है और एटम में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो बताओ जरा, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या उससे वेव एसोसिएट होती है, वेव जुड़ती है?
अरे बोलो भाई, वेव एसोसिएट हो रही है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उससे वेव निकल रही है ना, एसोसिएट होना मतलब निकलना। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, जितना ऑर्बिट का नंबर होगा उतनी वेव निकलेंगी, यानी जितना शेल का नंबर होगा ना उतनी वेव निकलेंगी। अगर शेल का नंबर 1 है तो वेव क्या होगी, एक वेव होगी, यानी वेव लेंथ 1 होगी। कायदे में वेव लेंथ है ना, नंबर ऑफ वेव मान लो, नंबर ऑफ वेव होगी, है ना। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव कितनी होंगी, 2। थर्ड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव कितनी होंगी, 3। फोर्थ ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव 4। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको बोल दे रहे हैं कि ये हमारा फोर्थ ऑर्बिट या फिर शेल, फोर्थ ऑर्बिट या फिर शेल। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो देखो भाई उससे एक वेव भी निकल रही होगी, निकल रही ना, एक वेव। फिर फोर्थ शेल है, एक वेव और निकली। फिफ्थ शेल है, एक वेव और निकली। सिक्स शेल है तो एक वेव और निकली। बोलो कितनी वेव हुई, यहां से यहां तक एक, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 4, मतलब यहीं तक, है ना। ठीक है, तो कितनी वेव बनी, 4 वेव। इसका मतलब डी ब्रॉगली ने क्या बोला, भाई किसी भी एटम का जो ऑर्बिट होगा ना, जितने नंबर का ऑर्बिट होगा उतनी नंबर ऑफ वेव्स बनेंगी। तो ये फोर्थ ऑर्बिट था तो कितनी वेव बनी, 4। 3 ऑर्बिट होते तो कितनी वेव बनती, 5 होते तो कितनी वेव बनती, 5 बनती। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सर्कल है, सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, 2πr। इसका मतलब ये जो वेव है क्या सरकमफेरेंस के इक्वल है, थोड़ा बहुत ही तो ऊपर नीचे हो रही है, मैं तो ज्यादा बना दिया। इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, जो नंबर ऑफ वेव्स हैं यानी एन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो अगर ये एक वेवलेंथ है तो अगर 4 वेव है तो 4 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो एन इज नंबर ऑफ वेव्स। ठीक है, और ये वेवलेंथ वो किसके इक्वल होगा, 2πr के इक्वल होगा। ठीक है, व्हाट इज एन, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ वेव लेंथ या वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स बोल दो, या फिर नंबर ऑफ शेल, क्या हो गया, नंबर ऑफ शेल। बोलो ये बात समझ आई, क्वेश्चन आया था सीधे नीट में और जेई में, सीधे क्वेश्चन आता है। बोलो अगर फिफ्थ ऑर्बिट है तो कितनी वेव बन रही है, बच्चे सोचते रह जाते हैं यार इसका तो फॉर्मूला डी ब्रॉगली में पढ़े ही नहीं, है ना, तो वहां कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब सुनो, इन्होंने क्या बोला है, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2πr, और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, यहां लिखू h अपॉन mv, यही होती है। बोलो क्लियर है, क्या मैं वेवलेंथ की जगह 2πr अपॉन n लिख दूं, यानी यहां लिख दूं 2πr अपॉन n इज वेवलेंथ, और वो किसके इक्वल है, h अपॉन mv के, दिख रहा है। अब अगर mv को ऊपर ले जाऊं तो mv, r को यहीं रहने देता हूं r, n को ऊपर ले जाता हूं तो nh, और 2π नीचे आ गया तो 2π, तो mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। किसने बोला था ये, बोर ने बोला था ना, उसको एक्सप्लेन कर पाए नहीं, किसने एक्सप्लेन किया, डी ब्रॉगली ने, कि भैया ये जो इसने फॉर्मूला बनाया है ना बोर ने, वो यहां से लेके बनाया है। उन्होंने बता दिया लेकिन वो इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जैसे होता है ना कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पता तो है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो ऐसे ही भौर वो बच्चे थे जिनको पता था लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर उनकी हेल्प हेल्प किसने की, डी ब्रॉगली ने। पता चला, क्या ये फॉर्मूला आज के बाद याद रहेगा, अरे बोलो हाँ, तो हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ शेल या ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। बोलो समझ आया बच्चों, अरे बोलो कर पाओगे, हाँ या ना, शाबाश। तो जैसे मैंने बोला कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय, एक क्वेश्चन करते हैं यहीं पे छोटा सा, कैलकुलेट, क्वेश्चन है मेरा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेव्स मेड बाय एन इलेक्ट्रॉन, मेड बाय
एन इलेक्ट्रॉन, ये प्रीवियस ईयर जेई का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन फॉर वन कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट revolution around the nucleus in third shell बोलो क्या होगा आंसर? पढ़ो क्वेश्चन, क्या बताना है? नंबर ऑफ वेव बतानी है। कौन सी शेल में? थर्ड शेल में। कितनी होंगी? 3 waves इज द आंसर। बस, था आसान, कर पाओगे? चलो शाबाश। तो चलो आज इतना ही करते हैं, या एक आध क्वेश्चन और कराऊं? चलो तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को बच्चों, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो देखो। हमारा क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ, क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट Bohr's orbit of hydrogen is a0। ठीक है, कैलकुलेट द wavelength associated with a moving electron in third shell of hydrogen atom in terms of a0। ठीक है, करो जरा ध्यान से। देखो बेटा, मैं बताता हूं कैसे करना है, ध्यान से देखो। आपका नॉर्मली हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला है एन लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर। हम लोग इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं, ये डी ब्रोगली का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। अब एन की वैल्यू तो कितनी दी हुई है? 3, और लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर, थर्ड शेयर है तो R3 लिख दूं, तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 2 पाई आर क्यूब अपॉन 3 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? आपको वेवलेंथ बतानी है। किसके टर्म में? ए नॉट के टर्म में। लेकिन अब ए नॉट है नहीं, ए नॉट क्या? रेडियस ही तो है। तो अगर मैं लिखूं रेडियस ऑफ फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट बोला है ना, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट अपॉन रेडियस ऑफ थर्ड, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता था? आर इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हाइड्रोजन बोले तो Z1 है दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? N1 का स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू Z2 अपॉन Z1। Z तो सेम है। R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? A0 अपॉन R3। N1 इज शेल नंबर फर्स्ट, N2 इज शेल नंबर थर्ड, तो 3 का स्क्वायर, तो R3 कितना हुआ बेटा? 9 A0। क्या आप R3 की वैल्यू यहां प्लेस कर सकते हो? 2 पाई इंटू 9 A0 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो 6 पाई A0 इज द आंसर। प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ये, देख रहे हो। और ज्यादातर बच्चे नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो इस फॉर्मूले को नहीं जानते थे ज्यादातर, उन्होंने इस फॉर्मूले को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, है ना। तो आसान है, कर लोगे? चलो नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं, है ना।